जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। एक इंफॉर्मेशन है आपके लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर जो स्पर्श के थ्रू आई है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर, यानी जिन पेंशनर का स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, जो स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट किस तरीके से सबमिट करना है, ये स्पर्श की गाइडलाइन है आप लोगों के लिए। अगर आप इसे सही से समझते हैं तो फिर आपकी पेंशन को कोई नहीं रोक सकता। पेंशनर हु हैव बीन माइग्रेटेड ऑन स्पर्श, यानी वो पेंशनर जो स्पर्श पे माइग्रेट हो चुके हैं, चाहे अभी हुए हो या फिर पहले हुए हो, एंड सबमिटिंग देयर लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू जीवन प्रमाण और एट बैंक ब्रांच आर टू बी इंश्योर्ड दैट। जो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण के थ्रू सबमिट कर रहे हैं या फिर वो बैंक में जाकर सबमिट करेंगे, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइन है। दोस्तों, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ब्रांच में भी जाकर सबमिट कर सकते हैं। आपको कोई मना नहीं कर सकता बैंक कि हम आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। अब से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। जो बैंक आपका लाइफ सर्टिफिकेट लेगा वो या तो डिजिटल लेगा या फिर मैनुअल लेगा, लेकिन बैंक भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में ही सबमिट करेगा, स्पर्श के पीपीओ के साथ। अब दोस्तों, अगर आप जीवन प्रमाण के थ्रू या फिर बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर। अगर स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं है तो फिर 12 डिजिट का ई पीपीओ नंबर। अब दोस्तों, यूज स्पर्श पीपीओ नंबर या फिर ई पीपीओ नंबर। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्पर्श पे लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं या तो घर बैठे या फिर बैंक जाकर, सेलेक्ट पीडीए एज स्पर्श पीसीडीए पेंशन। जो आपको पीडीए सेलेक्ट करना है, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी सेलेक्ट करनी है, वो करनी है स्पर्श पीसीडीए पेंशन, क्योंकि आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं। अगर आप अपना पीडीए गलत चुन लेते हैं, गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट गलत सबमिट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको अपना पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श पीसीडीए पेंशन सेलेक्ट करना है और उसमें आपको या तो स्पर्श का पीपीओ नंबर डालना है या फिर ई पीपीओ नंबर। और ये दोनों पीपीओ नंबर आपके 12 डिजिट के हैं, 12 डिजिट के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर क्या लिखा है? दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्म टू पेंशनर दैट ऑल द बैंक ब्रांचेस आर डूइंग लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ माइग्रेटेड पेंशनर ऑल्सो ईदर थ्रू जीवन प्रमाण या फिर एमएलसी। यानी बैंक भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट दो तरीके से सबमिट करेगा, या तो जीवन प्रमाण के थ्रू या फिर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। तो बैंक के पास भी ये अथॉरिटी है कि वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करे, वो भी डिजिटली या फिर मैनुअली। अब आपको या तो स्पर्श पीपीओ नंबर या फिर ई पीपीओ नंबर चाहिए। तो दोस्तों, जो आपका पीपीओ नंबर है वो आपको स्पर्श के पीपीओ नंबर पे भी मिल जाएगा, या फिर ई पीपीओ नंबर भी आपको स्पर्श के पीपीओ में भी मिल जाएगा। तो या तो आप स्पर्श का पीपीओ नंबर लेंगे या फिर ई पीपीओ नंबर लेंगे, दोनों में से एक। और दोनों ये नंबर 12 डिजिट के हैं, स्पर्श का पीपीओ नंबर भी और ई पीपीओ नंबर भी। आई होप दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, कई डिमांड भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाने को लेकर गई है भारत सरकार के पास, और भारत सरकार के पास से वो रिजेक्ट होकर आई है। यानी भारत सरकार ने जो आपको लेटर दिए उसमें लिखा हुआ है कि इस तरीके से आपकी पेंशन नहीं बढ़ सकती, आप गलत डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, जो मांग गई भारत सरकार के पास वो इस तरीके की गई, यानी उसमें लिखा गया कि पेंशनर को आपने सिर्फ 2.57 दिया, बल्कि पेंशनर्स को देना चाहिए, भूतपूर्व सैनिकों को देना चाहिए 2.81 या फिर 2.67। दोस्तों, अगर आप इस तरीके की डिमांड भारत सरकार से कर रहे हैं तो भारत सरकार कुछ नहीं करेगी, वो आपकी बातों को बेकार समझेगी, क्योंकि रिकमेंडेशन के आधार पे ऐसी बात है ही नहीं कुछ। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके की डिमांड दे रहे हैं कि पेंशनर्स को 2.57 नहीं, उनको चाहिए 2.81 या फिर 2.87, जो
ऑफिसर्स को दिया। अगर आप इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, अभी मैं लिख के दे देता हूं आपको कि ये आपकी डिमांड नहीं होगी पूरी। क्यों? क्योंकि हर एक पेंशनर को, चाहे उसमें ऑफिसर्स हो, चाहे सिविल का कोई पेंशनर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे कोई सा भी पेंशनर्स हो, उनको एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया है और वो दिया है 2.57। अब 2.81, 2.67 कहां दिया है, किसे दिया है? वो दिया है पे मैट्रिक्स में। जब 7th सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनाई गई पेंशन को संशोधित करने के लिए, पेंशन में जो अंतराल है उसको बढ़ाने के लिए, रैंक वाइज, डेजिग्नेशन वाइज पेंशन को एडजस्ट करने के लिए, उसमें फिटमेंट फैक्टर अलग अलग यूज हुए। लेकिन पेंशन में, पेंशन की कैलकुलेशन के लिए 6 से 7th में आने के लिए सीपीसी में हर एक को 2.57 दिया है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन रिवाइज करके हमें भी 2.81 दीजिए, ऐसे तो आप डिमांड करेंगे कि हमें 3.68 दीजिए, ऐसे तो आप डिमांड करेंगे हमें 4.68 दीजिए, आप बोलेंगे कोई सा भी फिटमेंट फैक्टर हमें दे दीजिए जिससे हमारी पेंशन बढ़ रही हो। ऐसा कभी नहीं होता। 7 सीपीसी की आप रिकमेंडेशन पढ़िए, रिपोर्ट पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, क्या लिखा है उसमें। 2.57 साफ तौर पे हर एक पेंशनर को दिया है। हम भी सिविलियन एम्प्लॉय हैं, हमारे डिपार्टमेंट में भी कई साइंटिस्ट हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस हैं, आईएफएस हैं। उनकी आप पेंशन उठा के दीजिए, उनकी आप पेंशन देखिए, वो हायर लेवल के हैं लेकिन उन्हें क्या मिला पेंशन में, उनको भी 2.57 मिला है। अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं आपको एक कैलकुलेशन शीट दिखा दूंगा एक साइंटिस्ट की जिसका पे लेवल 10 है, 11 है, ऑफिसर के लेवल का, उसको भी 2.57 दिया है। दोस्तों मैं यहां पे बड़ाई नहीं कर रहा किसी की, कहीं आप सोच रहे हो कि मैं ऑफिसर्स का सपोर्ट कर रहा हूं, इनका सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं। जो रिकमेंडेशन है, जो सही बात है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप चाहे मानो या नहीं मानो। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। पेंशन आपकी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कब? जब कोई नया फिटमेंट फैक्टर आएगा। अगर 8 सीपीसी आता है या नहीं आता, अगर कोई एक्वायर्ड फॉर्मूला या फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है आपको, तब आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, भले ही वो फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो। तो 3.68 जब आएगा आगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ऑफिसर्स को ही मिलेगा, हर एक के लिए वो लागू होगा नया कोई फिटमेंट फैक्टर अगर आता है। ऐसे ही जो फिटमेंट फैक्टर था छठे पे कमीशन से 7th पे कमीशन पे आने के लिए, वो हर एक के लिए 2.57 था। आप चाहे किसी पेंशन एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, अगर आपको मेरी बात झूठी लग रही हो, लेकिन मैं तो पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, मैं डील करता हूं इन सब चीजों को, तो पता है मुझे कि क्या फिटमेंट फैक्टर दिया और किसके लिए क्या लागू है। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं पेंशन कैलकुलेशन के लिए। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि फैक्टर 2.81 के अनुसार एक सिपाही की पेंशन 17,129 नहीं होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए 18,728। एक हवलदार की पेंशन 23,674 होनी चाहिए। नायब सूबेदार की पेंशन 28,000 होनी चाहिए। दोस्तों ये भले ही पेंशन ठीक हो, इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि 2.57 की जगह 2.81 या फिर 2.98 दे दिया जाए। पेंशन पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है आपको देने के लिए, 2.57। अगर मैं भी रिटायर हुआ होता, भले ही मैं एक ऑफिसर होता या फिर एक छोटा कर्मचारी होता, चाहे चपरासी होता, मुझे भी 2.57 ही मिलता, उसमें कोई अलग बात नहीं है। पे मैट्रिक्स में पेंशन डिस्क्रिमिनेशन के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरीके से पेंशन को बढ़ाना है, क्या डिमांड रखनी है रिकमेंडेशन के आधार पे, बस वो सही होनी चाहिए। जो हम भारत सरकार को दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एक नॉलेजेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी भारत सरकार के सामने प्रेजेंट कर दिया और फिर भारत सरकार ने आपको दे दिया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये सारी रिपोर्टें मिनिस्ट्री के पास जाती हैं, तो मिनिस्ट्री में कोई छोटे मोटे आदमी नहीं बैठे हैं, वहां पे भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, क्या डिमांड कर रहे हो आप। आपने अभी एक लेटर देखा होगा अंडर सेक्रेटरी का जो भारत सरकार के द्वारा आया था, उसमें आपने देख ही लिया कि उसमें क्या लिखा हुआ है जो आपने डिमांड करी थी। तो दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके अगेंस्ट हूं, बिल्कुल नहीं, मैं आपका ही सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं सही बात
यहाँ पे बता रहा हूं, जो सही है, एक्चुअल है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको कुछ समझाई। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक की पेंशन है, और यहाँ पे दे भी रखा है कि 2.81 के अकॉर्डिंग किस तरीके से यहाँ पे पेंशन सेट कर रखी है। और पेंशन जो सेट हो रही है वो डेजिग्नेशन के हिसाब से, जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से सेट हो रही है, उसी के हिसाब से बढ़ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक सिपाही की पेंशन 17,130 है और एक ऑफिसर मेजर की पेंशन कुछ और है तो वो सिपाही को मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों मैं मानता हूं कि किस तरीके से जेसीओस को कुछ नहीं मिला, किस तरीके से ओआरएस की भी बढ़नी चाहिए थी और पेंशन, लेकिन दोस्तों उसका तरीका हम सही खोजेंगे, सही देखेंगे और फिर सही प्रेजेंटेशन भारत सरकार के सामने रखेंगे, ताकि भारत सरकार भी कुछ सोचे कि हाँ भाई हमारे पास क्या आ गया, ऐसा हम क्या करें, ये तो वाकई में एक करने वाली चीज है। तो इसलिए जो चीजें हैं वो बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से भारत सरकार के पास जानी चाहिए। अगर इस तरीके की डिमांड जाती है तो ये वहीं कैंसिल हो जाती है। आपने अभी तक देखा ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूं। आप समझदार है, जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।